तो पिछले साल जो है वो $2.2 बिलियन टोटल जो है वो रिपेट्रिएट हुआ था। उससे पहले $331 मिलियन, तो 331 मिलियन से $2.2 बिलियन, जो कि तकरीबन 7 गुना ज़्यादा था। 23 के अंदर 331 था, 24 में $2.2 बिलियन, तकरीबन 7 टाइम्स मोर देन लास्ट ईयर। तो और इस साल का ट्रेंड आप खुद देखें, डाटा अभी ये दिसंबर का डाटा भी पब्लिश हो गया, तो पहले 6 माह के अंदर अभी तक जो है वो $1.2 बिलियन ऑलरेडी रिपेट्रिएट हो चुके हैं। $1.2 बिलियन एज अगेंस्ट $2.2 बिलियन लास्ट ईयर। तो ये उसके भी उससे पिछले साल से भी ये ज़्यादा अमाउंट जो है वो पहले 6 माह में रिपेट्रिएट हुआ है, और ये आगे भी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने बैंक्स को ये डेलीगेट कर दिया। बैंक्स अब जैसे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं वो अपने एंड पे ये ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप एयरलाइंस की पेमेंट देख लें, डिविडेंड रिपेट्रिएशन देख लें, आप उसमें शिपिंग लाइंस की देख लें, और इस तरह की दूसरी जो रिलेटेड पेमेंट्स है उसमें आप कोई बैकलॉग जो है वो आपको नहीं मिलेगा। वो बस प्रोसीजरल चीज़ें जैसे कंप्लीट होती हैं तो उसकी बैंक्स जो है नहीं, वो देखिए मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि अगर कोई उसमें कोई प्रोसीजरल कोई चीज़ है, कोई एक एबनॉर्मल कोई पेमेंट होती है वन ऑफ, तो उसके लिए अगर तो कोई फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने एयरलाइंस की बात की थी, तो मैंने आपको बताया कि एयरलाइंस की पेमेंट्स इस वक्त जो है वो जैसे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं तो पेमेंट होती है। इसी तरह शिपिंग है, दूसरी रिपेट्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स है, सब आप किसी से मार्केट के अंदर बात करके देख लें। और सबसे जो मेरे नज़दीक बहुत अच्छा एविडेंस है वो आप डाटा देखें, जो मंथली डाटा चूँकि आप पब्लिश कर रहे हैं, तो पब्लिश डाटा को रिव्यू करें और यू विल सी के उसमें जो ट्रेंड कितना पॉजिटिव है और कितनी रिपेट्रिएशन हो रही है। शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब का। काशिफ मुनीर साहब को दे रहे हैं और फिर आपकी तरफ आवाज़। गवर्नर साहब, मेरा सवाल ये, एक तो जो आपने नंबर्स दिए हैं उसमें दिसंबर में इंपोर्ट बड़ी है, मतलब $5 अरब को क्रॉस कर गई है। अच्छा, दूसरा, अब ये इसका ट्रेंड आप कैसे देख रहे हैं? अगर इंपोर्ट ऐसी ही बढ़ती रहती है तो फिर हम कहीं करंट अकाउंट जो आपने फोरकास्ट किया है उसमें मसला ना हो जाए। और साथ आपने एक बात कही जो अभी हमारे दोस्त ने सवाल किया था प्रोसीजरल डिलेस का, तो मामला ये है कि आपने कमर्शियल बैंकों को, शायद मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, वही कमर्शियल बैंक हैं जो पहले मुल्क के अंदर डॉलर अनस्टेबल करने में, डॉलर को महंगा करने में तमाम कार्रवाई कर चुके हैं। स्टेट बैंक इतना भी इख्तियार नहीं रख सका कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अब आपने उन तमाम बैंकों को इतनी ताकत दे दी है कि वो जो है वो अगर प्रॉफिट्स बाहर भेजने हैं तो उनकी मर्जी से होंगे, इम्पोर्ट होनी है तो उनकी मर्जी से होगी। तो उस पर चेक एंड बैलेंस क्या होगा? आप जब बैंकों से रब्ता करते हैं, बिजनेसमैन से रब्ता करते हैं, तो वो बैंकों के चक्कर लगाने पर मजबूर है, उसकी कैसे करें? इसका जवाब जरा तफसीलन दे दीजिए। थैंक यू। अच्छा, पहले तो आपको इंपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इंपोर्ट्स का आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले महीने का जो पीबीएस डाटा है उसमें इंपोर्ट्स जो है वो $5.3 बिलियन से ऊपर थी, एज अगेंस्ट $4.5 बिलियन जो नवंबर में थी। अब उसको जब आप डिटेल में देखते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बिल्कुल जो है वो इंपोर्ट्स के अंदर मोमेंटम आपको एक बिल्डअप होता नज़र आता है, और इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। और उसकी रीज़न जो है वो एक तो कुछ तो ऑयल पेमेंट्स जो हैं वो बड़ी हैं, और उसकी रीज़न शायद ये थी कि नवंबर के अंदर ऑयल पेमेंट्स जो ज़रा कम थी, तो दिसंबर में ऑयल पेमेंट्स उसमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है। तो एक तो उसका इम्पैक्ट था, बट उसके अलावा बाकी इंपोर्ट्स जो हैं वो उसमें भी इंक्रीज़ है, और ये एक ब्रॉड बेस्ड जो है वो इंक्रीज़ है। और आप इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं कि जब इकनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करेगी और उसमें फिर जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ने के साथ जो है वो इंपोर्ट्स का लेवल, चूँकि हमारी इकानमी अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो वो इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगी। तो ये हम बिल्कुल उसको मॉनिटर बहुत क्लोजली कर रहे हैं, और उसमें जो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं उनको भी देख रहे हैं। लेकिन आपको इसको इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि ये इस चीज़ की भी रिफ्लेक्शन है कि अब जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर जो बहुत सारी अभी भी मीडिया में लोग कभी कभी लिख लेते हैं, तो वो आप खुद देखें कि वो ठीक है या गलत है, क्योंकि इंपोर्ट्स के जो नंबर हैं वो आपको बताते हैं कि अब ये इंपोर्ट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस जो है वो नॉर्मल प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो रही हैं, और इसीलिए उसका लेवल बढ़ा है। दूसरा, आप इसको जो स्टेट बैंक का डाटा है उसको देखें, तो स्टेट बैंक के डाटा में ये $4.8 बिलियन है। तो स्टेट बैंक के डाटा में उसकी उस तरह रिफ्लेक्शन आपको नहीं आती, क्योंकि हम जो है वो कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग करते हैं।
तो लेकिन बहरहाल अंडरलाइंग बिल्कुल ये मैसेज ठीक है कि इंपोर्ट का लेवल बढ़ा है और ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे ज़ाहिर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पिकअप करेंगी तो ये बढ़ेगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लेवल जो है वो हमारी जो इनफ्लोज हैं उसके मुताबिक रहे, ताकि हम जो है वो पहले की तरह कोई बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ ना चले जाएं। तो हमने ये सारा डाटा इवेल्यूएट करने के बाद आपने देखा कि हमने अपनी जो आउटलुक है उसको मज़ीद बेहतर किया है, और उसकी रीज़न ये है कि हमारे इनफ्लोज भी इस वक्त काफ़ी बड़े हुए हैं। आप देखें कि अगर हमारे पिछले साल $30.3 बिलियन के रेमिटेंसेस थे, तो इस दफ़ा हम 35 बिलियन से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो 30 बिलियन से 35 बिलियन, एटलीस्ट $5 बिलियन का हम रेमिटेंसेस का इंक्रीज़ देख रहे हैं। और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स का भी इंक्रीज़ हर महीने 200-300 मिलियन की इंक्रीज़ आते हैं, तो उसमें भी इनफ्लोज काफ़ी ठीक हैं। और साथ साथ जो है वो RDA और दूसरे इनफ्लोज भी हैं। तो ये सब चीज़ें चूँकि इनफ्लोज बेहतर हैं, तो इसलिए आउटफ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट्स अगर होते भी हैं और वो हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो उसको ग्रो करवाना है। लेकिन साथ साथ में उसको हमने मॉनिटर भी करना है, ताकि ये हमारे उस पिछले तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और अभी तक जो ट्रेंड है वो इसमें कोई कंसर्न की बात नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड जो है वो वी हैव टू मॉनिटर दिस, एंड दिस इज़ बिल्कुल एक ऐसा एरिया है कि जो हमारे लिए माजी में जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल मॉनिटर करके चल रहे हैं। और दूसरा साथ में इसके चूँकि इन्फ्लोज वाला पार्ट जो है वो काफ़ी बेहतर है, तो इसलिए उसमें कोई इशू नहीं है। जो आपने बात की कि बैंक्स के प्रोसेसिंग के डिलेज़, तो देखें बैंक्स के एंड पे प्रोसेसिंग के डिलेज़ नहीं आते। डिलेज़ उस वक्त होते हैं जब कोई इंपोर्टर है या कोई जो जिसने रेमिटेंस भेजनी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो फिर बैंक जो है, चूँकि एक डिफाइंड क्राइटेरिया है और ये लेड डाउन है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के अंदर, वो पब्लिकली अवेलेबल है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट दी हुई है, अगर कोई भी जो रिमीटर है वो सारी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स लेके बैंक के पास आएगा तो बैंक एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर उसमें डेफिशिएंसीज होंगी तो बैंक उसको वापस बताएगा कि ये चीज़ें मज़ीद आप लेके आएँ। तो इसमें बेस्ट ये है, जो टाइमली एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें बेस्ट ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और फिर ट्रांजैक्शन टाइम पे हो जाएगी, उसमें कोई डिले नहीं आएगी। जी शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब का। जुनेद, आपने पहले रेज हैंड किया था, तो जुनेद को अपॉर्चुनिटी दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जुनेद खान है, पब्लिक टीवी से मेरा ताल्लुक़ है। IMF ने अक्टूबर में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स का एक ट्राइका बन चुका है, और उस हवाले से काफ़ी कंसर्न का इजहार किया था कि इसकी वजह से जो प्राइवेट लैंडिंग है ख़ास तौर पे वो काफ़ी मुतासिर हो रही है। दूसरा SME सेक्टर है वो काफ़ी डिक्लाइनिंग में जा रहा है। नवंबर का LSM का डेटा देखें तो वो 3.8% के करीब डिक्लाइन में जा रहा है, और माली साल 25 की पहले 5 माह में भी हम देख रहे हैं कि वो डाउन साइड जा रहा है। तो बात ये है कि जो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट है वो सिग्निफिकेंटली हाई है फ़िलहाल भी। रीजन में अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन के साथ अगर सिंक किया जाए तो इंडिया का और चाइना का जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पे खड़ा है और हम कहाँ पे खड़े हैं, इस वक्त भी 12% पे आप नीचे आए। तो बात ये है कि ओवरऑल जो कंडीशन है, ख़ास तौर पे किसानों की बात की जाए और SMEs की, किसान तो 30% पे बनिए से सूद लेता है और सारी उम्र उसको चुकाता रहता है। तो कमर्शियल बैंक्स की ये जो, जैसा कि काशिफ भाई ने भी बात की कि एक मोनोपोली अब कायम होने जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं और ओवरऑल सिनेरियो में कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि ये ट्रैका वाली जो बात है, इस तरह को कोई इंप्रेशन नहीं है। 3 पार्टीज़ हैं, उसमें बैंक्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, स्टेट बैंक भी है, जो गवर्नमेंट की डेट जो लेवल है और उसमें जिनका रोल होता है वो उसके मुताबिक जो है वो डेट गवर्नमेंट रेज करती है, जिसमें बैंक्स की भी पार्टिसिपेशन होती है। स्टेट बैंक उसकी ऑक्शनिंग करता है, गवर्नमेंट उसको जो है वो डेट लेवल जो है वो अपना जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो प्रोवाइड करती है, और उसके नतीजे में जो है वो फिर जो है वो गवर्नमेंट अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स मीट करती है। तो इसलिए उसमें कोई ट्रैके वाली बात नहीं है। जो असल चीज़ जो है वो आप उसको इस तरह देखें कि जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं डेट की, अभी आपने देखा होगा कि पिछले 6 माह के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने कितना अच्छे तरीके से अपना जो है वो डेट के लेवल को मेंटेन किया हुआ है। उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो जो मैच्योरिटीज़ हैं उसके मुताबिक वो अपना रेस कर रहे हैं, और कास्ट भी उनकी मुनासिब है।
तो इसलिए उसमें काफ़ी, और अगर आप साल पहले या 1.5 साल पहले की बात करें तो उस वक्त आपको बहुत स्ट्रेस नज़र आता था मनी मार्केट्स के अंदर। तो इस वक्त बहुत ईज आउट हुई हैं जो लिक्विडिटी कंडीशंस हैं, और उसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी तरह मीट कर रही हैं, बल्कि बैंक्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट काफ़ी कम जो है वो रेज़ करती है। तो उसमें अब बिल्कुल ये मार्केट जो है वो स्मूथली चल रही है। जो आपने कास्ट की बात की है, तो कास्ट के अंदर आप ये देखें कि जो जून 2024 से पहले आपके पास जो है वो जो काइबोर था, जिस पे के बैंक आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, और जो अल्टीमेटली जिसके ऊपर जो है वो प्राइस डिटरमिन होती है बोरोवर के लिए, वो 24.5% 25% की रेंज में था। अभी जो है आपने देखा होगा कि काइबर जो है वो 12% के आसपास आ गया। तो तकरीबन 50% रिडक्शन जो बोरिंग कास्ट के अंदर हो चुकी है ऑलरेडी। अब इसके बाद आप ये कहें कि ये कॉस्टली है, तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। और दूसरा, आपने एग्रीकल्चर की बात की, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक तो होता है कि बात करें बगैर किसी फैक्ट्स के, तो उसकी बजाय अगर आप फैक्ट्स को सामने रख के बात करेंगे तो वो बात जो है वो बहुत फिर मुनासिब होती। तो मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूँ कि पिछले साल जो है वो हमने एग्रीकल्चर जो क्रेडिट की डिस्बर्समेंट हुई 2024 के अंदर, वो 2.3 ट्रिलियन रुपीस थी, और उससे पहले 1.23 के अंदर 1.7 ट्रिलियन रुपीस। और इस साल जो है वो जो प्लान है कि ये 2.6 ट्रिलियन से ऊपर जाएगी। और अभी तक जो पहले 6 माह का जो डाटा है, अगर आप उसको देखें तो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो है वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर के लिए डिसबर्स हो चुका है। तो इसके बावजूद अगर आप कहें कि क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल ये बात मुनासिब नहीं है, उसमें रीज़नेबल इंक्रीज़ है। और ये इसके बावजूद है कि आपकी एग्रीकल्चर जो ओवरऑल जो है उसमें सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन हुई है। और आपने ये देखा होगा कि पहले क्वार्टर के जो नंबर्स हैं, जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो 1.2% है, एज़ कम्पेयर टू 8.1% इन दिस सिमिलर क्वार्टर ऑफ लास्ट फिजिकल ईयर। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद एग्रीकल्चर क्रेडिट जो डिस्बर्स हुआ है उसमें काफ़ी इंक्रीज़ आया है, और उसके साथ साथ जो है वो कॉस्ट भी कम हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये आप इसको इस तरह देखें कि अवेलेबिलिटी का इस वक्त इशू नहीं है, उससे ज़्यादा जो है वो जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो और चीज़ें हैं वो उनके ऊपर हमें भी फोकस करना है, ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाएं और उसमें जो ओवरऑल जीडीपी का जो लेवल है उसको बेहतर करें। थैंक यू गवर्नर फॉर डिटेल आंसर। मेरा ख्याल है मैडम ने पहले रेज हैंड किया था, आपके तरफ आपके पास भी आते हैं अभी इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हुदा शेख है, मैं K21 न्यूज़ से हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि फिगर्स में तो इन्फ्लेशन कम हुई है, इसके असरात आम आवाम तक कब तक पहुँचेंगे, इसकी क्या तवक्को है? जी, सो आम आवाम तक तो बिल्कुल अब आप देखें, आप प्राइसेस देखें जो जिस लेवल से पहले बढ़ रही थी, और जो अभी जो ट्रेंड है, आप उसका खुद अगर जो आप में से खुद परचेजिंग करते हैं तो मेरा ख्याल है उनको फील होता होगा कि साल 1.5-2 साल पहले जब सुबह उठते थे तो पता चलता था कि पता नहीं 25-30% कोई चीज़ें बढ़ी हुई हैं और कोई कुछ बढ़ी हुई हैं। तो लेकिन अब आपको उसमें स्टेबिलिटी नज़र आएगी, और ख़ासकर जो हमारे जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, तो उसके अंदर आप देखें मार्केट के अंदर हम उसको भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो हर चीज़ के अंदर जो है वो प्राइस लेवल जो है वो स्टेबिलिटी आपको नज़र आती है या थोड़ी थोड़ी इंक्रीजेज नज़र आती हैं। और कुछ आइटम्स होते हैं जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी होती है ड्यू टू डिमांड सप्लाई, क्योंकि मार्केट डिटरमिन ये है। बट ये है कि मैं समझता हूँ ओवरऑल कंज्यूमर के लिए ये अब इसमें काफ़ी रिलीफ है। और गोइंग फॉरवर्ड चूँकि अब हमारी कोशिश ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो उसको मेंटेन रखा जाए विद इन जो हमारा जो टारगेट लेवल है, तो उसके साथ जो है वो मज़ीद इसका इम्पेक्ट नज़र आएगा। और थोड़ा सा हम ये भी याद रखें कि इसमें थोड़ा टाइम लैग भी होता है। तो अब जो चूँकि काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे ट्रिकल डाउन जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब का। जो साथी
बैठे हुए हैं, उनका नाम मैं भूल गया जी। प्लीज़ अपना तारुफ करा के जो है ना सवाल पूछिए। बिलाल हसन बात कर रहा हूँ मेट्रो वन टीवी चैनल से। गवर्नर साहब, आपसे मैं थोड़े मुखातिब होकर थोड़ा सा लाइटर मूड में दीजिएगा इसको। जी जी। ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आवाम जो लाइव सुन रही होती है वो कहती है कि ये सिर्फ आदो शुमार का गोरख धंधा है, ठीक है जी। 4.1 आपने कहा कि गवर्नमेंट भी कह रही है कि जनाब के इन्फ्लेशन कम हो गई है, ज़मीनी हक़ाइक़ तो नहीं बता रहे। हाँ, जो अशा खोरोनोश है या जो भी बुनियादी चीज़ें हैं उन सबकी रेट तो बढ़े हुए हैं, ठीक है। ये आप लोग कहाँ से कैलकुलेशन करते हो कि इतनी होगी इन्फ्लेशन, इतनी कम हो गई, और हमें तो नज़र नहीं आती मार्केट में जो आम आवाम कहते हैं। चलें ठीक है, अब ये बता देते हैं। हाँ, दूसरी बात सर इसी से रिलेटेड है, मुझे बताइए कि सियासी सूरत हाल जो इस वक्त ये है कि अमेरिका आपकी हर किस्म की इमदाद बंद कर रहा है, अफगानिस्तान की इमदाद ही बंद हो गई, उनके भी डॉलर नहीं आएंगे, तो लाजमी फिर डॉलर यहाँ से फिर स्मगलिंग शुरू होगी। आप क्या देख रहे हैं कि किस जो डॉलर के रेट्स अभी चल रहे हैं 277 278, इसमें मजीद इजाफे की तवक्को की जा सकती है? तो जो आपका पहला सवाल है वो डाटा कहाँ से आता है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इन्फ्लेशन का डाटा हम नहीं बनाते। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जो आपको पता है हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, PBS जिसको कहते हैं, तो ये उसका डाटा है और उसका वो प्रोसेस जो है वो इस डाटा को कंपाइल करने का वो भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और ये पब्लिकली अवेलेबल है कि वो कैसे सर्वे करते हैं, कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें, और उसमें कंसिस्टेंसी है काफ़ी। तो अब देखिए, जो डेढ़ साल पहले जब मैं 2023 की बात करता हूँ, मैं 23 में, और उस वक्त 38% था, तो उस वक्त भी अंडरलाइंग मेथड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डाटा वो सेम था, वही डाटा कंपाइलेशन का प्रोसेस था जिसके बेस पे 38% आ रहा था, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें बेहतरी आई, और अब जो 4.1 था लास्ट मंथ, तो ये भी अगेन उसी